नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में आंसर राइटिंग सीरीज के अंतर्गत। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी सीरीज की। इसमें अभ्यास प्रश्न संख्या 2 होगा और इसमें आईएएस और पीसीएस में जो भी विगत 15-20 सालों में जो प्रश्न पूछा गया है या फिर करेंट से अपडेटेड कोई भी इशू हो, वैसे प्रश्नों को किस तरीके से आप डील कर सकते हैं और एक शानदार सिनॉप्सिस के माध्यम से आप एक बेहतरीन आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं, इसमें आपको यही सिखाया जाता है। और मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। आपको एक सोचने का दृष्टिकोण पूरी तरीके से इस क्लास में डेवलप होता है। 360 डिग्री से आप चीज़ों को सोच पाएंगे। एक मूल्यांकन, एक विश्लेषण परख आंसर राइटिंग आप पूरी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पीडीएफ के लिए देखिए इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए। कोई क्यूरी हो तो व्हाट्सएप यहाँ से कर सकते हैं। अब देखते हैं आज का प्रश्न यहाँ पे क्या है। भारत में सांप्रदायिकता पर नोट लिखे। विरोधी दल भाजपा को सांप्रदायिक दल कहकर क्यों संबोधित करते हैं? इस प्रश्न को 44 बीपीएससी अर्थात 2002 में जो कंडक्ट किया गया था उस समय पूछा गया था। और 2002 में अगर यहाँ पे भाजपा को टारगेट किया जा रहा है तो 2002 में कुछ घटनाएं जुड़ी है, उसी से रिलेटेड बिल्कुल एक करेंट का उस समय का टॉपिक था। लेकिन अगर इस टॉपिक को आज भी देखेंगे तो इसकी प्रासंगिकता, इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितना कि उस समय हुआ करती थी। ऐसे टॉपिक कभी पुराना नहीं होते हैं। अब देखिए, जब इस तरह का जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो एग्जामिनर और आपके कॉपी के बीच कुछ इस टाइप का इंटरेक्शन होना चाहिए। एग्जामिनर को देखना चाहिए क्योंकि वो बहुत विज्ञ व्यक्ति होता है जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा होता है। उसमें क्या जो एनालिसिस करने का जो अप्रोच होगा, चूँकि सांप्रदायिकता की यहाँ पे बात की जा रही है, सीधे सीधे अगर सांप्रदायिकता को लेके एक निगेटिविटी की तरफ आप बढ़ेंगे, एक नैरो माइंड से आंसर राइटिंग करेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छा ना मार्क्स बिल्कुल यहाँ पे नहीं देगा। लेकिन अगर इस मुद्दे पे आप शानदार तरीके से एक विश्लेषण परख अगर आंसर राइटिंग लिखेंगे, थोड़ा मैं बार बार बोलता हूँ 360 डिग्री चीज़ों को एक पॉजिटिव निगेटिव वे में जब चीज़ों को दिखाएंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि इसमें वो क्वालिटी है, उसमें वो गुण है जो एक सिविल सर्विस एस्पायरेंट में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग डील करते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिनॉप्सिस की। सिनॉप्सिस में सबसे पहले एक दमदार भूमिका के माध्यम से आपको बताना है कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। अब जितने सरल शब्दों में, आसान शब्दों में इसको आप डिफाइन करके बता दीजिए सांप्रदायिकता का मतलब क्या है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नोट लिखिए। अब नोट का मतलब क्या है यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे इसका ओरिजिन से शुरू कीजिए। ओरिजिन से शुरू करते हुए जो भी इसका डेवलपमेंट हुआ है किस तरीके से, उसको बता दीजिए। और उसके बाद से कुछ सांप्रदायिक घटनाओं का भी जिक्र कर दीजिए एज ए एग्जाम्पल के तौर पे, और उसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, उसे भी आप बता दीजिए। और सिर्फ ठीक है, अभी तक जो भी हुआ है घटनाएं, उनको कोशिश कीजिए एक साथ कंपाइल करें। यहाँ तक कि आज़ादी के बाद भी अगर कुछ आपको दिख रहा है कि सांप्रदायिक घटनाएं हुई है तो उसे भी आप एक जगह कंपाइल करें। और उसके बाद से यहाँ पे किसी एक सत्तारूढ़ पार्टी पे अगर वर्तमान में अगर देखें तो यहाँ पे इंजाम लग रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक न्यूट्रल वे अपनाना होगा कि राजनीतिक दलों की वोट बैंक की नीति एवं भाजपा, मैंने हिट कर दिया है वोट बैंक की नीति वर्सेस भाजपा। अब यहाँ पे उस समय हम लोग एनालिसिस करेंगे कि इसका डिफेंड या फिर एक न्यूट्रल वे में किस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे ठीक है बैलेंस कर सकते हैं। और उसके बाद से लास्ट में बात करेंगे कंक्लूजन की, निष्कर्ष की, जो बिल्कुल ही दमदार होना चाहिए। सारे के सारे चीज़ों का एक ठीक है ज़बरदस्त यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले भूमिका की। भूमिका में देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत भारत का इमेज है। और यकीन मानिए भारत पूरे विश्व में इतना एक खूबसूरत देश है जहाँ पे कई तरीके से, मैंने एकदम सप्तरंगी एक डाइवर्सिटी के रूप में पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो इस इमेज का कुछ न कुछ मैसेज है, यहीं से हमारा आंसर यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो बात करेंगे अगर हम लोग सांप्रदायिकता का, तो देखिए एक होता है संप्रदाय। संप्रदाय मतलब हो जाएगा परंपरा, और एक धर्म के अंदर एक उसका सब धर्म के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि पहले ब्राह्मण धर्म का अगर शुरुआत में देखेंगे वैदिक काल में ही उदय हुआ, तो आगे चल के उस ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत कई सारे संप्रदाय का भी उदय हुआ, जैसे वैष्णव संप्रदाय, शिव संप्रदाय, आगे चल के नाथ संप्रदाय। मैंने ये आपको दिखाई दे रहा है कि धर्म के अंदर धर्म। लेकिन अगर आप यहाँ पे सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे
दो या दो से अधिक धर्मों को आपको काउंट करना होगा। और इसमें जो पहले धर्म वाले जो लोग होंगे बिल्कुल वो इस तरीके से कट्टरवादी हो जाएंगे कि उनको लगेगा कि जो भी धर्म है, जो भी रिलीजन है, वो सबसे जो बेस्ट है वो हमारा ही है। बाकी अगर किसी दूसरे रिलीजन को मान रहे हैं तो बिल्कुल वो ठीक है, बकवास है, घटिया है। अर्थात उसका हर तरीके से वो क्लेम करते हुए नजर आएंगे। और ये बिल्कुल एक उनकी एक नैरो माइंड दिखाता है, क्योंकि जब वे अपने धर्म को मानते हैं तो दूसरे के धर्मों को यहाँ पे रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं हो देता है। और इसमें चाहे हम लोग किसी व्यक्ति विशेष की बात करें, चाहे किसी राजनीतिक दल की बात करें, किसी संगठन की बात करें, ऐसे लोगों के द्वारा बार बार अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरे धर्मों में एक कट्टरतापन का जब भावना जब दिखाया जाता है तो वही एक बहुत बड़ा हिंसा का रूप ले लेता है। और धर्म तो पता ही आपको एक ऐसा अफीम है जो कि व्यक्ति के अंदर इतना नशा पैदा कर देता है कि वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्तर पे जाने के लिए तैयार हो। चाहे एक धर्म की बात करें, चाहे दूसरे धर्म की बात करें, तीसरे धर्म की बात करें, अगर उसके धर्म के बारे में कुछ बोला जाएगा तो रिटेलिएट स्वाभाविक रूप से यहाँ पे करेगा ही करेगा। तो कुल मिला के इन सारे ही चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। पीडीएफ मैंने बोला है, आप मेरे शब्दों को सुनिए, थोड़ा सोचिए, समझिए। क्योंकि ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन शायद वो लेक्चर, वो डिलीवरी, जो सोचने का जो एक अप्रोच होगा, वो चीज़ें आपके अंदर डेवलप नहीं हो पाएगी। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि इसका उद्भव एवं विकास कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे उद्भव एवं विकास की बात करें तो भारत में अगर शुरुआत से अगर ओरिजिन के रूप में देखें तो देखिए किस तरीके से मानव सभ्यता का धीरे धीरे जब भारत में विकास हुआ तो एक आगे चल के प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, आते 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 हड़प्पा काल भी आया। तो वहाँ तक तो हमें कोई साक्ष्य उस तरह से मौजूद हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब वैदिक काल के बाद से आगे बात करेंगे तो कई किस तरीके से ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ। ब्राह्मण धर्म का जब उदय हो गया तो आगे चल के जैन धर्म, बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि जब एक धर्म का उदय हो रहा है उसके पैरेलल जब दूसरे धर्म का भी उदय हो रहा है तो कुछ न कुछ देखिए वहाँ पे भी हुआ ही है। यहाँ तक कि अगर बुद्ध को भी अगर ठीक है, अगर कोई लुहार मारने की कोशिश कर रहा है या फिर उनको जहर दे रहा है तो वो भी एक सांप्रदायिकता का देखिए थोड़ा बहुत आपको लक्षण देखने के लिए यहाँ पे जरूर मिलेगा। इसका मतलब कि उस समय भी चीज़ें मौजूद था हमारे समाज में, लेकिन चूंकि उसका कोई प्रत्यक्ष परिमाण ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बड़ी घटनाएं नहीं है, तो हमें उतनी इतिहास में पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ बात करें दूसरे चीज़ों की, जैसे कि एक दूसरा जब धर्म भारत में जब एंट्री करेगा पैगंबर मोहम्मद के बाद, मुस्लिम धर्म का जब लगभग 8वीं शताब्दी में भारत में जब एंट्री होगा यहाँ पे, तो उसके बाद से देखिए कि धीरे 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 पूरा जो पीरियड होगा मध्यकालीन भारत का जो पीरियड होगा, चूँकि अब उसमें एक धर्म ना होके दो या दो से अधिक धर्मों का पूरी तरीके से समावेश हो गया है। और उसमें अगर एक रिलीजन कि खास लोग अगर शासन कर रहे हैं, प्रशासन को चला रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस समय भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है। नो डाउट उस तरह घटनाएं पहले भी हुई है, लेकिन इतिहासकारों के द्वारा उस चीज़ को ठीक है उस तरह से हाईलाइट नहीं किया गया है। उसके कई कारण यहाँ पे हो सकते हैं। हो सकता है कि पुनः उन सारी घटनाओं को जिक्र करने से समाज में एक अलग ही एक कह सकते हैं कि जो आपसी सौहार्द का जो ठीक है बात है पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी, पूरी तरीके से लोग हिस्ट्री में खोए रहेंगे। एक तो अप्रोच ये हो सकता है, लेकिन ये तो ऐसा नहीं था कि ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, क्योंकि उसके बाद से पुनः आगे चल के मध्यकालीन भारत में ही एक और धर्म की एंट्री होगी, और वो होगी यूरोपियों के माध्यम से। क्योंकि यूरोपीय जब लोग आएगा भारत में तो उस सबका एक खास टारगेट था कि अपने ईसाई धर्म को पूरी तरीके से प्रमोट करना। और जब ईसाई धर्म को प्रमोट जब कर ही रहा था लोग, तो उसमें चाहे हम लोग पुर्तगालियों की बात करें या फिर डचों की बात करें, अंग्रेज़ों की बात करें, फ्रांसीसियों की बात करें, सबने इस अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कन्वर्जन रेट को पूरी तरीके से बढ़ाना यहाँ पे शुरू कर दिया। इसी चीज़ को आपको यहाँ पे विशेष बल देना है, क्योंकि उसके बाद से जो भी इतिहासकार लोग हैं यहाँ पे इस चीज़ को बड़ी बखूबी उजागर भी किया है कि यूरोपियों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने क्या किया। लेकिन अब आपको समझना है कि अंग्रेज़ों ने आया तो इस चीज़ को बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया,
और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो उसके पहले अगर मुस्लिम धर्म में देखा जाए तो एक वहाबी आंदोलन, बहुत फेमस आंदोलन है, ये चल रही थी। इनका मत ये था कि मुस्लिम धर्म में आज ठीक है बहुत ही अधिक कह सकते हैं कि एक जो नयापन आ गया है, बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है। ये चाहते थे कि पैगंबर मोहम्मद वाला जो उस समय जो मुस्लिम धर्म कितना शुद्ध हुआ करता था, एक पुनर्जागरण आंदोलन के नाम से भी इसको चलाया गया और उसमें जो भी परिवर्तन हुआ उसको यहाँ पे लोग हटाने की मांग कर रहे थे। अर्थात सीधे सीधे इनकी जो टकराहट हो गई अंग्रेज़ों से हो गई। और 1857 में देखिए पीर अली जैसे नेताओं को अंग्रेज़ों के द्वारा ठीक है फांसी की सज़ा भी दी गई। मैंने पीर अली नेता नहीं कहेंगे बल्कि एक ठीक है उनको एक धार्मिक लीडर के रूप में ठीक है उनको जाना जा सकता है। लेकिन अब तो ये बात वही हो गया कि अंग्रेजों के आने के बाद ये परंपरा यहाँ पे चलती रही पूरी तरीके से। अब आगे जब देखेंगे कि चूंकि 1857 की क्रांति भी हुई है तो उस क्रांति के माध्यम से कम एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्रवाद की भावना तो भारतीयों के अंदर आ ही गया है। चाहे वो भले ही सेपरेट क्षेत्रों में लड़ा गया है, लेकिन उसका कुल मिला के एस्पेक्ट जो आया वो था नेशनलिज्म का भावना, भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना। और धीरे धीरे इसी राष्ट्रवाद की भावना से पूरी तरीके से ओत प्रोत होके भारतीयों के द्वारा भी कुछ संगठनों का निर्माण किया गया। और ये संगठन को ध्यान रखना है आपको, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से काम किया और इन संगठनों ने अंग्रेजी विरोधी नीतियों को पूरी तरीके से विरोध भी किया। अब यही जब विरोध हुआ तो आगे चल के अब इनको लगा कि हम इस संगठन को और यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। और इसी क्रम में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस एओ ह्यूम के नेतृत्व में अगर कांग्रेस की स्थापना हुई तो अंग्रेजों के द्वारा बोला भी गया कांग्रेस को कि ये एक मुट्ठी भर लोगों का समूह है। लेकिन चूंकि कांग्रेस में शुरुआती तौर पे जब इसकी स्थापना हुई तो उसमें उच्च वर्ग के लोग ही मौजूद थे, अपर जो ठीक है हिंदू जो लोग थे वही मौजूद थे। मुस्लिमों की भागीदारी इसमें बहुत अधिक नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब कांग्रेस में मुस्लिमों का भी पूरी तरीके से आगमन हो गया, धीरे धीरे इसकी जब संख्या बढ़ने लगी तो अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा डर सताने लगा कि अगर ये पूरी तरीके से यूनाइट हो गए तो फिर हम अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने एक नया अपना चेहरा प्रस्तुत किया जिसको बोला गया डिवाइड एंड कंक्यूर, अर्थात फूट डालो और राज करो की नीति। फूट डालो और राज करो की नीति को देखिए अंग्रेजों ने इस तरीके से अब हिंदू मुस्लिम के बीच सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से बीज बो दिया। और उस बीज को पहली बार पानी भी मिल गया 1906 में। ध्यान रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में देखिए यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया। इसको एक लीगल पार्टी के रूप में अंग्रेजों के द्वारा इसको बिल्कुल ही क्लियर कर दिया गया, ठीक है। मैंने 1909 में जाके जब पार्लियामेंट्री सुधार होगा तो बिल्कुल एक ऑथराइज्ड पार्टी के रूप में उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और 1919 में जब ठीक है मॉन्टेग्यू जब चेम्सफोर्ड सुधार होगा तो पहली बार पृथक निर्वाचन का भी अधिकार यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो कुल मिला के इतना आप चीज़ों को समझ गए कि इससे क्या हो गया। तो देखिए हिंदू और मुस्लिमों के बीच की दूरी पूरी तरीके से बढ़ती चली गई, क्योंकि पृथक निर्वाचन पद्धति ने पूरी तरीके से ठीक है मैंने आप कह सकते हैं कि लोगों के बीच दरार डाल दिया, अर्थात एक को हिंदू को मुस्लिम से पूरी तरीके से बैर कर दिया। लेकिन अब इसी बीच गांधी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से इस चीज़ को भरसक पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरीके से वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसका देखिए परिणाम के रूप में क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे सांप्रदायिक घटनाएं और इसके कुछ परिणाम के माध्यम से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि गांधी और अन्य नेताओं ने बिल्कुल ही प्रयास किया कि भाई इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन पूरी तरीके से अगर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को बोला जाए कि इन्होंने ही सिर्फ प्रयास किया, मुस्लिमों ने प्रयास नहीं किया, तो यहाँ पे कहना गलत होगा। लेकिन चूंकि आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे भारत में है, भारत में होते हुए अगर भारत के नेताओं की या फिर उस समय जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन कारीगर नेताओं की आप बुराई करेंगे, थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है यहाँ पे चूंकि जिन्ना का क्रिटिसाइज करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। और जिन्ना का क्रिटिसाइज करके उसको एक स्वार्थ पूर्ति एक नेता के रूप में कहना यहाँ पे ज़्यादा सही होगा कि बहुत तो कोशिश किया गया, लेकिन जिन्ना की स्वार्थपूर्त नीतियों की वजह से पूरी तरीके से यूनाइट नहीं हो पाया। और अंततः ठीक है लड़के लेंगे पाकिस्तान
कुछ इस टाइप का भाव चला और पूरी तरीके से देखिए भारत का विभाजन हो गया। इस विभाजन में इतना बड़ा सांप्रदायिक हिंसा हुआ, खासकर पूर्वी बंगाल की तरफ। इसके अलावा जो सिंध का जो क्षेत्र है वर्तमान में पश्चिमी भारत के तरफ, उत्तर पश्चिमी भारत के तरफ, अब ये इसका एक ही कारण है, उस सांप्रदायिकता। अगर सांप्रदायिकता का बीज अगर यहाँ पे नहीं बोया गया होता तो शायद इतने लोग नहीं मरे होते, एक गृह युद्ध की स्थिति यहाँ पे आई नहीं होती। तो इतना आपने दिखा दिया घटना के रूप में और उसके परिणाम के रूप में। अब देखिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि वर्तमान में स्थिति क्या है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान का संबंध मतलब भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी के बाद से भी अगर देखा जाए तो सांप्रदायिकता रुका नहीं, चलते रहा चलता रहा। और इसमें जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उस हत्या के खिलाफ एक खास संप्रदाय के लोगों को टारगेट किया गया 1984 में। और सोचिए कितने असंख्य निर्दोष सिखों को यहाँ पे मारा गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सोचिए एक कहीं न कहीं सांप्रदायिकता का बीज तो यहाँ पे बोया ही गया, चाहे वो किसी रूप में भी आया। अगर भले ही कुछ एक लोगों ने इसकी गलती की, लेकिन उसका खमियाजा पूरे सिख संप्रदाय को भुगतना पड़ा और उनको मारने वाले काटने वाला और कोई नहीं। आपको भी अब बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि उनको किसने मारा, किसने किया। तो एक सांप्रदायिकता का जो बीज है यहाँ पे भी आपको दिखाई तो दे रहा है कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम क्यों, बल्कि इसमें आप सिखों को भी शामिल कर सकते हैं। अभी हाल ही में जो करेंट की जो घटना है, देखिए जब नरेंद्र मोदी हमारे पीएम जब गए हुए थे पंजाब में, तो वहाँ पे जिस तरीके से ट्रैफिक को लेके बवाल जो मचा हुआ था, लगभग उनको आधे घंटे तक ब्रिज में रहना पड़ा। सोचिए अगर उस समय अगर कुछ हो जाता तो मुझे वही दिन आ रहा था कि दोबारा कुछ उस टाइप की घटनाएं ना होने लग जाए जो कि 1984 में हुआ था। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है कि आखिर धर्म के मुद्दे को इतना अधिक हम तुल क्यों दो। यही आपको यहाँ पे बताना है। और सिर्फ यही नहीं, आगे चल के देखिए बहुत सारे हम लोग गुजरात का गोधरा कांड का बात कर लें। आए दिन जो धर्म प्रचारक जो लोग हैं, चूंकि संवैधानिक अधिकार है कि भाई कोई भी कम्युनिटी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती है, लेकिन वैसे लोगों को जनरली टारगेट किया जाता है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, इसमें से कोई भी कम्युनिटी हो सकता है। जहाँ पे गए अकेले में मिल गए तो किसी के द्वारा ठीक है उनको डैमेज कर दिया जाएगा। तो ये एक आम बात है। इसका मतलब कि यहाँ पे लोगों की समझदारी बहुत यहाँ पे मायने रखती है। अर्थात भारत अनेक धर्मों वाला देश है तथा यहाँ रहने वाले प्रत्येक धर्मावलंबी का इस पर पूरी तरीके से समान अधिकार है। अब पूरा पूरा देखिए एक जो पोर्शन है आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए सबसे लास्ट पोर्शन में आते हैं यहाँ पे कि भाजपा को अगर एक सांप्रदायिक पार्टी के रूप में कहना कितना हद तक सही होगा। इसीलिए इसको यहाँ पे डील करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीतिक दलों की वोट बैंक की नीति एवं भाजपा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम लोग इस तरीके से क्रिटिसाइज करते रहेंगे कि भाई वो सांप्रदायिकता को फैला रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि दूसरा कोई दूध का धुला हुआ है। मीन्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कोई भी पार्टी अगर एक दूसरे का क्रिटिसाइज करती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है उस सबका वोट बैंक, क्योंकि वो वोट बैंक को ध्यान में रख के ही चीज़ों को वो पूरी तरीके से बताते हैं। तो यहाँ पे आपको विशेष यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी की वोटों को लेने के लिए इन दलगत पार्टियों के द्वारा कई तरह का प्रोपेगेंडा यहाँ पे किया जाता है। और आज के समय में आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, गोदी मीडिया का जिक्र कर सकते हैं, आईटी सेल का जिक्र कर सकते हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए प्रश्न लगा ही रहा है। अब आइए देखिए मेन मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं हम लोग भाजपा को। अब भाजपा को यहाँ पे कह रहा है कि क्यों उसको ठीक है एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में बोला जाता है। तो उसके सबसे पीछे जो बड़ा कारण है आरएसएस का, अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक का। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जो भी ठीक है उसका जो फंक्शन है, जो मेन उसका ठीक है जो स्ट्रक्चर है, अगर आप उसको देखेंगे पूरा डीपली जानने का प्रयास करेंगे तो भारत की बात करता है। लेकिन चूंकि बहुत सारे यहाँ पे ठीक है जो ऐसे बिंदु है यहाँ पे जो पूरी तरीके से ठीक है कुछ पार्टी के लोग अगर उसको कट्टरवादी हिंदूवादी संगठन मानते हैं, तो एक कट्टर जो शब्द लगा है, देखिए इस कट्टर शब्द के पीछे एक ही कारण है यहाँ पे कि आरएसएस की जो भी नीतियाँ हैं या फिर आरएसएस की जो भी यहाँ पे बयानबाजी है,
इस चीज़ को आपको बाकायदा इसमें दिखाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ यह भी बात करना है आपको कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ आरएसएस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद जब गिरा तो उसमें जो भी बीजेपी के बड़े बड़े जो नेताओं के नाम आए, उससे और अधिक बल मिल गया कि नहीं भाई, सही में एक हिंदूवादी पार्टी है। आगे चल के देखिए, जब 2014 में जब ठीक है यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, तो मॉब लिंचिंग जैसे घटनाएं भी होने लगी। इसके अलावा और भी, चाहे हम लोग ठीक है दिल्ली की हम लोग अगर बात कर ले यहाँ पे, तो कई सारी ऐसी घटनाएं आई। और वो घटनाओं के पीछे अगर देखा जाए तो एक बड़बोले बयान जिसको बोला जाएगा, नेताओं का बिना सर पैर वाला जो बयान बोला जाएगा, वैसे बयान ने भी सत्तारूढ़ पार्टी को पूरी तरीके से देखिए एक हिंदूवादी पार्टी का जो यहाँ पे ठीक है प्रश्न चिन्ह लगाने का यहाँ पे प्रयास किया गया कि बिल्कुल ही भाजपा क्या कर रही है, तो सांप्रदायिक पार्टी यहाँ पे ठीक है, मतलब सांप्रदायिकता को पूरी तरीके से प्रमोट कर रही है, उसको यहाँ पे बढ़ा रही है। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे निष्कर्ष की। अब ये निष्कर्ष है पूरा का पूरा आपका आंसर का ठीक है लास्ट पोर्शन है यहाँ पे। इस चीज़ में आपको बिल्कुल न्यूट्रल रह के यहाँ पे निष्कर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप ऊपर आपने काफ़ी लगा दिया है। अब इसमें देखिए कहा जा रहा है कि भारत बिल्कुल एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब भारत में ये नहीं है कि भारत में कोई अपना ठीक है लोग अपने धर्म को नहीं माने, बल्कि भारत में तो धर्मनिरपेक्ष का संबंध इससे है कि भारत में सभी ही धर्मों का ठीक है समान रूप से यहाँ पे पालन किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा, और बाकायदा उनको कॉन्स्टिट्यूशनली जो भी राइट्स हैं, संवैधानिक अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट में डाल के यहाँ पे दिया गया है। लेकिन अभी भी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उन पार्टियों के द्वारा सांप्रदायिकता को यहाँ पे फैलाने का काम किया जा रहा है। तो फैलाया जो जा रहा है, देखिए लोगों के बीच फैलाया जा रहा है, और इसको रोकने का एक ही उपाय यहाँ पे हो सकता है कि अगर लोगों के बीच जन जागरूकता और जन चेतना को फैलाया जाए कि देखो कहीं न कहीं ये तुम्हारी वोट को लेके अपने स्वार्थ पूर्ति का ये अड्डा बना रहा है, तो हो सकता है कि इसको बहुत हद तक यहाँ पे रोका जा सकता है। और एक बहुत शानदार उपाय है, इस चीज़ को आप लोग आंसर में ज़रूर मेंशन कीजिए कि ज़रूरी है हिंदुओं में जन जागरूकता, मुस्लिमों में जन जागरूकता, चाहे सिखों में जन जागरूकता, जो भी अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं उन पे जन जागरूकता, ये बहुत ज़रूरी है। तभी जाके ये जो भारत है पूरी तरीके से गांधी के सपनों का भारत यहाँ पे हो पाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव, सांप्रदायिकता मूलक चेहरा, गांधी ने इस तरह के सपनों का भारत तो बिल्कुल ही नहीं देखा था। तो उम्मीद है कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से, ठीक है। इसको जितना अच्छे से आप कर पाए, सिर्फ यही नहीं है मैंने तो बस एक शब्द आपके सामने रख दिया है, जबकि मेरी बातों को सुन के आप इससे भी बेटर एंड बेटर आप कर सकते हैं। बस ठीक है, मेरे साथ डेली बने रहिए। एंड आइए बात करते हैं आज के प्रश्न का। आज का भी प्रश्न उतना ही ज्वलंत है, भारत की वर्ग रचना में जाति की क्या भूमिका है। इस प्रश्न को भी देखिए बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। बिल्कुल एक जनरलाइज्ड उत्तर यहाँ पे लिखने का प्रयास कीजिए। इसका उत्तर लिख के टेलीग्राम जो एक मैंने नया ग्रुप बना दिया है वहाँ पे आप पोस्ट कीजिए, आपके आंसर की रिव्यू की जाएगी, और जो भी फीडबैक होगा, जो भी सजेशन होगा, आप लोगों को हमारे द्वारा दी जाएगी। देख पा रहे हैं 2011 में इसको पूछा भी गया है यहाँ पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा है लेक्चर। अगर कोई फीडबैक देना है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड इस लेक्चर को देखिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और मेरा ठीक है टारगेट यही है कि ये ऐसे लेक्चर देखिए गांव के लोगों तक पहुंचाएं, खासकर उस इलाके में पहुंचाएं जहां पे रिसोर्स का अभाव है, एक क्वालिटी कंटेंट का अभाव है। वैसे स्टूडेंट तक जाएगा तो उनके अंदर भी एक मानसिक चेतना का विकास होगा, और वे भी इन सारे बड़े एग्जामों की तैयारी घर बैठे यहाँ पे पूरी तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।